गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। मैंने कल आपको खरपतवार नियंत्रण में खरपतवार के सिद्धांत, नियंत्रण के सिद्धांत और खरपतवार नियंत्रण की विधियां, इसके बारे में बताया था। और मैंने कल दो विधियां आपको समझा दी थी। एक थी सस्य क्रिया विधि, है ना, और दूसरी थी भौतिक या यांत्रिक विधि। और आज मैं आपको बताऊंगा रासायनिक विधि। केमिकल्स का उपयोग करके हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो कहलाती है रासायनिक विधि। और मोटे रूप से आपने देखा था कि किसी भी विधि को अपनाने से पहले हम लोगों को खरपतवार के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जानी चाहिए। खरपतवार की प्रकृति के बारे में, खरपतवार की प्रकृति जानकर हम खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं, और खरपतवार के सिद्धांतों को अप्लाई करके हम कौन सी विधि से खरपतवार आसानी से नष्ट हो सकती है या उसका उन्मूलन हो सकता है, इसको अपनाते हैं। सस्य क्रिया विधि के अंदर वे विधियां काम में ली जाती है जो किसान बुआई के समय, निराई गुड़ाई के समय या भूमि को पलटने के समय काम करता है, उस विधियों को काम में लेते हैं। भौतिक और यांत्रिक विधि में जब खरपतवार को हाथों से या छोटे यंत्रों से हटाते हैं या फिर जल भर देते हैं या पलटवार कर देते हैं, ये विधियां अपनाते हैं, तो इसको हम यांत्रिक विधि बोलते हैं। रासायनिक विधि के अंदर हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, और यह विधि अपने आप में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली विधि है। उस प्रभावशाली विधि यह है कि जब सारी विधियां फेल हो जाती है तो फिर रासायनिक विधि को काम में लेते हैं। इसके अंदर हम कुछ रासायनिक पदार्थ काम में लेते हैं। वैसे आप लोग को बताया गया है कि जितना भी हो केमिकल्स का प्रयोग कम होना चाहिए। अब हमारे पास और कोई इलाज नहीं है तो हम केमिकल्स का प्रयोग ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग हमारे को करना ही पड़ेगा। तो रासायनिक विधि के अंतर्गत पहला जो बिंदु है वो है वर्णात्मक या चयनात्मक, जो भी है, वर्णात्मक, चयनात्मक या अवर्णात्मक या अचयनात्मक रासायनिक पदार्थ का प्रयोग। वर्णात्मक, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं जो किसी जाति विशेष के पौधों पर अपना प्रभाव डालते हैं। तो हम सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि हमारे को जो खरपतवार है उसको जान लेना है कि वो खरपतवार कैसी है, उसकी प्रकृति, उसकी पहचान, उसके उगने का तरीका, उसकी पत्तियों की जानकारी, ये मैंने आपको शुरू में बताया है। तो जब आप किसी खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे उस समय भी आपको ये मालूम है, जैसे वर्णात्मक या चयनात्मक खरपतवार नाशी या रसायन या केमिकल हम काम में लेते हैं, तो हम जानते हैं कि ये उन खरपतवारों पर ही प्रयोग करते हैं, कुछ विशेष खरपतवारों पर ही काम करते हैं। कुछ ऐसे खरपतवार नाशी हैं, कुछ ऐसे रसायन हैं विशेष, कुछ रसायन विशेष ऐसे हैं जो कुछ खरपतवार विशेष पे ही प्रभाव डालते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्णात्मक या चयनात्मक। जैसे 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। इसका प्रयोग हम गेहूं की फसल में करते हैं। चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवार है, उसको इससे नष्ट करते हैं। चौड़ी पत्तियों वाली खरपतवार इससे नष्ट होती है। यदि गेहूं की फसल के साथ ये फसल है चौड़ी पत्तियों वाली, तो 2,4-D का प्रयोग करते हैं।
अवर्णात्मक, अवर्णात्मक में यह खरपतवारनाशी जो है कुछ विशेष प्रकार के खरपतवार है उस पर काम करती है। अवर्णात्मक है, ये बंजर भूमियां या सड़क के किनारे या औद्योगिक परिसर या नदी के किनारे पर उगने वाली जितनी भी खरपतवार है उस पर इसका उपयोग किया जाता है, जैसे ग्लाइकोफॉसेट। अवर्णात्मक खरपतवार, डाइक्वाइट, पैराक्वाइट, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। दो ऐसी खरपतवार का नाम दीजिए जो अवर्णात्मक खरपतवार हैं, है ना। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? ये आंसर आ गया, डाइक्वाइट, पैराक्वाइट। एक ऐसी खरपतवार का नाम दीजिए जिसका प्रयोग हम चयनात्मक खरपतवारनाशी के रूप में करते हैं। आपका उत्तर है 2,4-D। आइए दूसरा करते हैं, मृदा सक्रिय या पत्र सक्रिय खरपतवारनाशी। ये दूसरा, मृदा सक्रिय या पत्र सक्रिय खरपतवारनाशी। मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय नाम से ही लग रहा है बुआई से पहले अंकुरित हो रहे बीजों पर इसका प्रयोग किया जाता है। मृदा सक्रिय में बुआई से पूर्व। पत्र सक्रिय, इसका पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। समय देखिए, मृदा सक्रिय कब है? आप खरपतवारनाशी की प्रकृति और खरपतवार की प्रकृति दोनों को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मृदा सक्रिय खरपतवारनाशी है, दैट इज टू बी यूज्ड बिफोर सोइंग, एट द टाइम ऑफ सोइंग और बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। और पत्र सक्रिय है, दिस इज टू बी यूज्ड ऑन लीव्स, ऑन एरियल पार्ट्स। तो ये खरपतवारनाशी जो है इनको हमने बोला है कैसी खरपतवारनाशी? एट्राजीन वगैरह का प्रयोग हम करते हैं और पत्तियों पे छिड़काव का ये एट्राजीन गेहूं की फसल में भी करते हैं। एट्राजीन का प्रयोग हम मक्का की फसल में भी करते हैं। एट्राजीन, एलाक्लोर, पेंडिमिथाइलिन, पेंडिमिथाइलिन, ये खरपतवारनाशी हैं। पत्तियों पे छिड़काव करते हैं, इसमें ग्लाइकोफॉसेट और 2,4-D, 2,4-D और ग्लाइकोफॉसेट। ये छोटे छोटे सवाल बन रहे हैं, आप ध्यान रखिए, ये छोटे छोटे सवाल है। तीसरा जो रासायनिक विधि में है खरपतवारनाशी हम काम में ले रहे हैं, थर्ड, वो खरपतवारनाशी है संपर्क खरपतवारनाशी। संपर्क खरपतवारनाशी से अभिप्राय यह है कि इस खरपतवारनाशी का जब हम प्रयोग करते हैं तो सीधा उस पौधे के भाग पे ही करते हैं। पैराक्वाइट और डाइक्वाइट, और संपर्क खरपतवारनाशी पौधे के जिस भाग में इसका हम उपयोग करते हैं वही भाग यहां होता है। यह रसायन सीधे ही पौधे के उस भाग पर प्रभाव डालता है जिस भाग पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे पत्तियों पर करते हैं तो पत्तियों पर प्रभाव डालता है, यदि हम और किसी भाग पे इसका प्रयोग करते हैं तो उस भाग पर यह प्रभाव डालता है। अब दूसरा है स्थानांतरित शाकनाशी।
स्थानांतरित शाकनाशी, यह इससे हटकर, यानी कि जिस भाग पे आप इसका प्रयोग करते हैं उस भाग के प्रभाव न डाल करके ये किसी दूसरे भाग पे स्थानांतरित होकर वहां जाके अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे 2,4-D है, ग्लाइकोफॉस्फेट है। 2,4-D ग्लाइकोफॉस्फेट, ये स्थानांतरित शाकनाशी है। ये अपना प्रभाव कहां दिखाएगा? जहां पे आप इसको अप्लाई करोगे वहां नहीं दिखाएगा, ये स्थानांतरित होगा किसी दूसरे स्थान पे और वहां जाके अपने प्रभाव को दिखाएगा। और संपर्क खरपतवारनाशी है, जहां इसको अप्लाई करते हो वहीं अपना प्रभाव दिखाएगा, जैसे पैराक्वाइट है, डाइक्वाइट है। सी और डी, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। वर्णात्मक, मृदा सक्रिय, पत्र सक्रिय। मृदा सक्रिय, ये इसका प्रयोग मृदा में होता है। मृदा सक्रिय का मतलब इसका प्रयोग मृदा में होता है, जिस वक्त आप बुराई करते हो या बीज अंकुरित होता है। पत्र सक्रिय, पत्र का मतलब पत्तियों से है, यहां इसका प्रयोग होता है। संपर्क, जिस स्थान पे इसको दिया जाता है, जिस भाग पे दिया जाता है वहां अपना ये प्रभाव दिखाती है। और ये स्थानांतरित शाकनाशी है, जिस जगह इसका आप प्रयोग करते हैं, जहां पे देते हैं वहां प्रभाव न दिखाकर अन्यत्र जाके दिखाती है। और वर्णात्मक में कुछ खरपतवारनाशी विशेष, कुछ विशेष खरपतवारों पे ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, वे कहलाते हैं वर्णात्मक। और अवर्णात्मक, इसको आप बंजर भूमि पे, नदियों के किनारे, सड़क के किनारे जहां खरपतवारनाशी उग रही है और आपको लग रहा है कि यह फैल करके अपना विकराल रूप ले लेगी, उसको आप हटाने के लिए करते हैं जो प्रयोग, वो कहलाती है अवर्णात्मक खरपतवारनाशी। ये खरपतवारनाशी इस प्रकार की थी। एक बिंदु और आता है इसमें, मृदा धूननाशक और मृदा जीवाणुनाशक। मृदा धूम्रनाशक और मृदा जीवाणुनाशक, ये दोनों प्रकार का प्रभाव दिखा रही है। मृदा धूम्रनाशक में मृदा के अंदर हम फ्यूमिगेशन करते हैं तो मृदा में पाई जाने वाली खरपतवार नष्ट हो जाती है। और इस प्रकार का हम फ्यूमिगेशन करते हैं तो मृदा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। यहां पे वीड्स नष्ट हो रहा है धूम्रनाशक में। मृदा धूम्रनाशक, इसके अंतर्गत आप गैस प्रवाहित करते हैं या जलवाष्प प्रवाहित करते हैं या धूम्र, जो भी आप प्रवाहित करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं, वो आइदर इन द फॉर्म ऑफ वीड्स और इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, दोनों तरह से काम कर सकता है। ये वीड्स का विनाश भी करेगा, ये बैक्टीरिया का विनाश भी करेगा। इन केस यदि यह मृदा में पाई जाने वाली वीड्स को नष्ट करता है तो ये कहलाएगा मृदा धूम्रनाशक। और ये मृदा में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता, लाभदायक को नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हानिकारक के साथ साथ लाभदायक भी नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे को चयनात्मक चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये कहलाएगा आपका मृदा जीवाणुनाशक। ठीक है, मृदा जीवाणुनाशक में एट्राजीन वगैरह काम में लेते हैं और उसमें मिथाइल ब्रोमाइड काम में लेते हैं। मिथाइल ब्रोमाइड, ये मृदा धूम्रनाशक में, ठीक है, और इसमें एट्राजीन। आपने तीनों ही विधियां पढ़ ली, शस्य क्रिया विधि, भौतिक या यांत्रिक क्रिया
विधि से खरपतवार का उन्मूलन और रासायनिक विधि से खरपतवार का उन्मूलन। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि खरपतवार नाशी या खरपतवार के अंदर जो हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं, शाकनाशियों का, इस विधि में, इसमें शाकनाशियों का प्रयोग करने का तरीका क्या होना चाहिए और ये कब होना चाहिए। शाकनाशियों के प्रयोग का तरीका एवं समय, टाइम एंड द मेथड बाय विच वी आर यूजिंग ये वीडसाइड्स, ये काम में लेते हैं। पेस्टिसाइड्स, वीडसाइड्स, फ्यूमिसाइड्स, नाम है, साइड्स का मतलब नाशी। क्या तरीका है इसका, शाकनाशियों के प्रयोग का तरीका। शाकनाशियों का प्रयोग का तरीका जो है फसलों के अनुसार किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक तो जैसे मैंने आपको बताया, बुवाई और रोपाई के समय भी कर सकते हैं। ये हो जाएगी आपकी मृदा सक्रिय शाकनाशी। बुवाई और रोपाई के समय शाकनाशी का प्रयोग किया जा सकता है। खेत को आप भली भांति जोत दो, मिट्टी को भुरभुरा बना दो, इस मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए और फिर इसमें डाइफ्लूक्लोरिलिन को डाल दो। तो इसके अंदर जिस प्रकार के शाकनाशियों के बीज हैं या शाकनाशियों के जो भूमिगत भाग हैं, चिरकालिक जो अवस्थाएं हैं, वो सारी सारी नष्ट हो जाती है। सेकंड, अंकुरण के समय या अंकुरित बीजों के समय, अंकुरण के समय यह भी आपकी कैसी हो गई, मृदा सक्रिय शाकनाशी। बुआई से पूर्व, बुआई और रोपाई। रोपाई में हम क्या करते हैं कि पौधा जो है कहीं से लाते हैं छोटा सा और उसको किसी दूसरे स्थान में, फलों में ज़्यादा विशेष रूप से हम रोपाई करते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं, उसमें भी हम रोपाई करते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अंकुरण के बाद भी कर सकते हैं, अंकुरण के समय और अंकुरण के बाद। अंकुरित हो गया, पत्र निकल के आए तो पत्र सक्रिय खरपतवारनाशी पत्तियों पे छिड़काव कर सकते हैं। हम किस पे छिड़काव कर सकते हैं? एरियल पार्ट्स पे छिड़काव कर सकते हैं खरपतवारनाशियों का। 1 2 3 4, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ले बाई प्रयोग 1 नंबर के सवाल के रूप में कभी कभी पूछा जाता है। व्हाट इज ले बाई प्रयोग? ले बाई प्रयोग क्या है? आखिरी निराई गुड़ाई के बाद हम जब खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं 2,4-D वगैरह का, ये कहलाता है ले बाई प्रयोग। ये शाकनाशियों के प्रयोग का तरीका, समय जो था वो था कि आप कैसे करोगे। ये बुवाई और रोपाई के समय जो करते हो तो ये हो गया बेसल, अंकुरण के समय करते हो तो ये हो गया बेसल, अंकुरण के बाद करते हो तो ये हो गया टॉप। एक होता है ये बेसल ड्रेसिंग, ये बेसल ड्रेसिंग, ये हो गया टॉप और ये भी हो गया टॉप। ये दोनों जो टॉप ड्रेसिंग जो आप करते हैं सिंचाई के दौरान मैंने बताया था, उसके साथ आप खरपतवारनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ आप जो है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, खाद का कर सकते हैं, बेसल ड्रेसिंग। अब इसका क्या लाभ है? जो हम खरपतवारनाशी काम में ले रहे हैं, रासायनिक विधि
से हम खरपतवार का उन्मूलन कर रहे हैं उसका क्या लाभ है। मैंने आपको बताया कि शस्य क्रिया विधि भौतिक या यांत्रिक क्रिया से खरपतवार का नियंत्रण यदि पूर्ण रूप से खरपतवार के नियंत्रण में सफल नहीं होता है तब हम रासायनिक विधि से खरपतवार का उपयोग करते हैं। यह ऑल्दो दिस इज नॉट चीप, ये कॉस्टली मेथड है और इसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। दक्ष जानकारी या कुशल कारीगर किसान जो होता है, जानकार किसान होता है, उसके द्वारा या विशेष तकनीकी सहायक द्वारा, ये विशेषज्ञों द्वारा इसका प्रयोग किया जाए, पूरी जानकारी के बाद में इसका प्रयोग किया जाए, कितनी इसकी मात्रा ली जाए और कब इसको काम में लिया जाए, ये मैंने आपको बताया है। ये रासायनिक विधि में बहुत जरूरी है। बाकी में तो शस्य क्रिया विधि में तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो खरपतवार नाशी के लाभ क्या हैं? जब खरपतवार नाशी पर यांत्रिक विधि सफल नहीं होती हो, जब खरपतवारों पर यांत्रिक विधि सफल नहीं होती हो, जब खरपतवार नाशी पर शस्य क्रिया विधि सफल नहीं होती हो, तब हम इसके अंदर रासायनिक विधि काम में लेते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं इसके क्या लाभ है। ये आप जो आपने सुना है, इसको यदि आपने पूरा ध्यान दिया है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसके क्या नफा नुकसान है, क्या लाभ है ना। खरपतवार नियंत्रण में रासायनिक विधि किस प्रकार से लाभदायक सिद्ध होती है। अब लगातार बारिश हो रही है, रासायनिक विधि के लाभ। मान लो लगातार बारिश हो रही है, आप निराई गुड़ाई नहीं कर पाएंगे। पानी में खड़े रह के निराई गुड़ाई करना संभव नहीं है। पानी में खड़े रह के खुरपी चलाना, केई चलाना या कुदाल है छोटी वगैरह उसको चलाना संभव नहीं है। ऐसे समय में हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऐसे समय में हमारे पास ऑप्शन है रासायनिक विधि का प्रयोग। तो निरंतर बारिश होने की स्थिति में जब निराई गुड़ाई संभव नहीं हो, तब रासायनिक विधि अपनाई जाती है। रासायनिक विधि अपनाई जाती है। निरंतर बारिश हो रही है तो खेत पानी से भरा हुआ है, और खेत जब पानी से भरा हुआ है तो वहां पे संभव नहीं है खड़ा होना, आप निराई गुड़ाई नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम खरपतवार नाशी का रिमूवल करें इस विधि द्वारा। दूसरा, जब खरपतवार नाशी पर पत्तियां ज्यादा आ जाए और हम यांत्रिक विधि से उसका उन्मूलन करना संभव नहीं हो, तब भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। पत्तियां आ जाने पर उसका यांत्रिक विधि से उन्मूलन संभव नहीं हो, तब यह विधि अपनाई जाती है। तब रासायनिक विधि अपनाई जाती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बार बार कटाई करो। जब आप बार बार कटाई कर रहे होते हैं, उसके बाद भी यदि यह खरपतवार नष्ट नहीं होती है, तो हमारे पास एक इलाज है कि इसका हम रासायनिक विधि से निराकरण करें। उसके बाद में
बहुकाष्ठीय, बहुवर्षीय और काष्ठीय खरपतवार हैं। इनको कटाई मुश्किल है, इनका बढ़वार बहुत ज्यादा है, तो इन पर भी हम रसायनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी खरपतवार के लिए भी रसायन का प्रयोग करते हैं। यहां पे यांत्रिक विधि काम में नहीं आएगी, यहां पे भौतिक विधि काम में नहीं आएगी, यहां पे सस्य विधि काम में नहीं आएगी। जहां मृदा का अपरदन ज्यादा हो रहा हो, मृदा का कटाव ज्यादा हो रहा हो, वहां भी आपको रासायनिक पदार्थों का रासायनिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा असमतल मृदा है, वहां पे अन्य विधियां सफल नहीं है। असमतल मृदा पर भी रासायनिक विधि काम में ली जाती है। आप देख रहे हैं कि रासायनिक विधि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लाभदायक है किसान के लिए, क्योंकि ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें हम अन्य विधियां काम में नहीं ले सकते। और निराई गुड़ाई हम करते हैं, तो निराई गुड़ाई करने के दौरान मान लो कोई उथली जड़ों वाली क्रॉप है, तो वो जड़ें बाहर आ जाएगी, तो वहां भी आप ये खरपतवार नाशी जो है वहां आप रासायनिक विधि काम में लेंगे। निराई गुड़ाई के दौरान, निराई गुड़ाई में जड़ों के नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। तब हम रासायनिक खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी बातें इस प्रकार की है। और मैंने आपको बताया था छिड़काव, ये सरल विधि है, छिड़काव से आसान विधि है। यानी आप सिंचाई के साथ और खाद के साथ शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। तो ये कुछ विधियां थी जिसके द्वारा मैंने आपको बताया कि इसके क्या लाभ हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो श्रम की बचत होती है, अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है, श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है आपको, श्रमिकों की आवश्यकता नहीं, यानी श्रम एवं धन तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ये खर्चीला भी है, श्रम की बचत होती है। मैं इसके साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इतना कुछ लाभ हो जाने के बाद, इतना कुछ फायदा होने के बाद में कि भाई रासायनिक विधि हमारे लिए अन्य विधियों से ज़्यादा फायदे वाली है या महत्वपूर्ण है, ये मेरे को कहना है। फायदे वाली नहीं, क्योंकि ये कॉस्टली है, और कॉस्टली के बाद में यह टेक्नोलॉजी की भी मांग रखती है, क्योंकि यदि आपको टेक्निक इसकी पता नहीं है, इसको प्रयोग करने का तरीका पता नहीं है, प्रयोग करने का समय आपको पता नहीं है, खरपतवारनाशी की प्रकृति आपको पता नहीं है, और खरपतवारों के बारे में भी आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो यह आपके लिए
काफ़ी डिफिकल्ट है। अदरवाइज यह अन्य खरपतवार उन्मूलन के जो विधियां हैं उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर ये लाभ है। लेकिन इसके उपरांत भी रासायनिक विधि की कुछ सीमाएं हैं। हर चीज़ की कुछ सीमाएं होती है, उससे परे जाकर के आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सीमाएं, सामान्य तकनीकी जानकारी का नहीं होना, ये मैं बोल भी चुका और आपको यहाँ लिख भी रहा हूँ। मैंने बताया आपको कि यदि आप जानकार नहीं हैं, आपको इसकी तकनीक नहीं आ रही है, आप इसको तरीका नहीं जानते, इसकी विधि नहीं जानते, इसका समय नहीं जानते, तो ये फ्रूटफुल नहीं हो सकती। और कभी कभी यह मृदा पर दुष्प्रभाव डालती है। कुछ ऐसी शाकनाशियां हैं जो मृदा पे दुष्प्रभाव भी डालती है, तो हम चाहकर भी शाकनाशी का प्रयोग नहीं कर सकते। और छोटी जोत वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग आप करेंगे तो ज़्यादा खर्चीला है, इसका प्रयोग नहीं होता है। वहाँ छोटी जोत वाले हैं तो वहाँ तो आप हाथ से, यांत्रिक विधि से, भौतिक विधि से इसकी कर सकते हैं छोटी जोत वाले। और दूसरा, इसका गलत प्रयोग हो जाए, शाकनाशी का गलत प्रयोग होने से दुष्प्रभाव की संभावना बनती है। कुछ हानिकारक के साथ साथ लाभदायक जो जीवाणु वगैरह वो नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारों के अनेक प्राकृतिक शत्रु भी होते हैं। इसका नाश हो जाता है जो हमारे लिए लाभदायक है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं भी है कि हम आप चाह करके भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें एक दो बातें और भी फायदे की है। वो ये है कि ये शाकनाशियां जो है हम जो काम में लेते हैं, इससे जैव नियंत्रकों में, ये जो जैव नियंत्रक हैं, ये किसी पौधे विशेष पे कार्य करते हैं, किसी अन्य पौधे विशेष पे कार्य नहीं करते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं, उस हिसाब से ये रसायन विधि जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ खरपतवार नाशी विशेष, कुछ विशेष खरपतवारों पर ये अपना प्रभाव डालते हैं, तो इसलिए ये ध्यान में रखना है। अब आपको कुछ प्रमुख खरपतवार नाशियों के नाम बता देता हूँ। एट्राजीन, एक्साक्लोर, ब्यूटाक्लोर, एट्राजीन, एक्साक्लोर, ब्यूटाक्लोर, 2,4-D, ग्लाइकोफॉसेट, पैराक्वाट, डाइक्वाट, 2,4,5-T, ये सारे खरपतवार नाशी हैं। इसको आप काम में पैडामिथाइलिन भी है। पैडामिथाइलिन
आइसोप्यूरेट, ये एक दो नाम परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको खरपतवार वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है। और कल मैं तीसरे और चौथे पार्ट के साथ साथ दूसरे पार्ट के कुछ सवालों के बारे में भी आपको बताऊंगा। मैंने ये जो बताया आपको खरपतवार के नियंत्रण का तरीका, और मैंने आपको बताया कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण विधि है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसान के लिए, कृषक के लिए, क्योंकि इसके कुछ लाभ हैं और कुछ इसकी सीमाएं हैं। उसकी सीमाओं पर न जा करके यदि हम लाभ में जाएं तो यह विधि अन्य विधियों से बेहतर है, इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अंदर ये कुछ खरपतवारनाशियों के मैंने नाम बताए हैं। ये खरपतवारनाशियाँ अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको ले सकते हैं। और किसान यदि तकनीकी रूप से दक्ष है या किसी तकनीकी सहायक की मदद ले रहा है और उसको ये मालूम है कि किस खरपतवारनाशी का प्रयोग किस समय और बुआई की किस स्टेज में किया जाता है, तो यह इसके बेहतर परिणाम पा सकता है। तो ये वैसे कृषि विज्ञान जो है प्रारंभ से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते हैं कि यह एक व्यावहारिक विज्ञान है। यह आपके तकनीकी अनुभवों को काम में लेकर के, इसके वैज्ञानिक सिद्धांतों को काम में लेकर के हम अपना किस तरह से सफल कृषि कार्य कर सकते हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यह सर्वत्र अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है। यह विज्ञान, कृषि विज्ञान सर्वत्र जो महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर किसान को वे सारे वैज्ञानिक सिद्धांत, वे सारी वैज्ञानिक विधियां, वे सारे वैज्ञानिक तरीके, वे तकनीकें सब बताई जा रही है, जिससे वो बेहतर उपज और उत्पादकता को प्राप्त कर सके। इस जो अध्ययन है, इस अध्ययन का सबसे बड़ा महत्व यही है कि आप जो सामान्य जानकारियां आपके दिमाग में है उसकी एक विस्तृत गाइडलाइन आपको मिल जाए, आपको एक विस्तृत इसका व्याख्या मिल जाए, तो हम इसको बहुत सही तरीके से अपने फसल को काम में ले सकते हैं। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, ये 4 पार्ट हो गए हैं इस 12th की क्लास के अंदर। 5वां चैप्टर है वो है शुष्क खेती। इसको मैं बताऊंगा आपको। पहले आप इन पाठों के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दें और उसके बाद में आपको 5वां पार्ट बताया जाए। शुष्क खेती, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में पानी की कमी है और हम जल जितना है उतने जल में किस प्रकार से अपने खेती का उपयोग कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, यह बताने का मैं प्रयास करूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।